Good morning everyone. So today we will read topic electromagnetic spectrum. ठीक है, तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम आपने 10th क्लास में भी किया था. प्रिज्म के थ्रू अगर आप वाइट लाइट पास करते हो तो उसमें 7 विजिबल रेज आती हैं. ठीक है, 7 कलर्स की, तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाती है. इसी तरह से आप यहाँ करोगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. आपको रेडिएशंस बताई थी मैंने. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो ये 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती है एंड टू इट्स प्रोपेगेशन, और जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसके भी वो परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, तो उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर एक पर्टिकुलर वे में मैं अरेंज करती हूँ, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उससे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो सभी को पता है कि जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली होती है फ्रीक्वेंसी के. ठीक है, तो आपने ये लर्न करनी है, ये ऑर्डर लर्न करना है कि जो सबसे पहले आएगा गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स. सो दीज आर द कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनका ऑर्डर मेनली पूछा जाता है. तो आप यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज. तो आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो आप किसकी बोलोगे? रेडियो वेव्स की. ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? गामा रेज. तो अब आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? गामा रेज की. तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी हो गई? रेडियो वेव्स. सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड हियर, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है, तो इसमें कौन सा टर्म आती है? दैट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. बट आप यहाँ करोगे, जो यहाँ जो वेव थ्योरी है, ये 2 टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं करना, जस्ट इसकी डेफिनेशंस को यहाँ पे रीड करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो ये इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं कर पाई थी, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. ठीक है, तो ये इसीलिए इसके अंदर जो आता है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होता है, थ्योरी आती है, बट नॉट फोटो इलेक्ट्रिक एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये इसकी लिमिटेशन में आता है. सो व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन? जो आपने 10th क्लास में सोलर कुकर में भी आपने इस फिनोमेना को यूज़ किया था. तो क्या मीनिंग होता है यहाँ पर? इसका क्या मीनिंग है कि आपने सपोज एक कोई भी ब्लैक बॉडी ली है, तो वो एक परफेक्ट क्या होती है? एब्जॉर्बर एज वेल एज रेडिएटर. सभी को पता होगा कि जितना ये अच्छा सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है, उतना ही ये इसको रेडिएट भी कर सकती है. ठीक है, तो यहाँ इसने एक टर्म लिखी हुई है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर when such a body is heated it becomes red hot. in other words it emits red colored light. यानी जब हम इस बॉडी को हीट करते हैं, इस तरह की बॉडी को, तो वो एक रेड हॉट हो जाती है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इस पूरी प्रोसेस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो ये ऐसा जो था यहाँ पर बताया हुआ है कि एज द टेम्परेचर इज़ इंक्रीजेज, आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, तो जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उसका कलर चेंज होता है फ्रॉम रेड टू येलो एंड देन टू वाइट, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पर्पल में. ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो कलर भी क्या होता है? चेंज. और अगर कलर चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? चेंज. तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ लिखा है द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो वेवलेंथ यहाँ क्या हो रही है? डिक्रीज. क्यों हो रही है वेवलेंथ? भी वेवलेंथ चेंज होती है टेम्परेचर बढ़ाते हो, पर चेंज हुई तो इंक्रीज या डिक्रीज? वो क्या हो रही है? डिक्रीज. क्यों? सभी को पता है कि जो विबग्योर होता है, आपने पढ़ा भी हुआ है, विबग्योर. ठीक है, इसमें ये सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स हैं. तो आप जब देखोगे वेवलेंथ जो होती है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती है. ठीक है, वेवलेंथ. तो यहाँ जो कलर सबसे पहले लिखा है वो कौन सा है? रेड. तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की. उसके बाद कलर कौन सा आएगा? येलो. ठीक है, फिर वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाइट में. तो यानी रेड, येलो, उसके बाद वो जा रहा है वाइट में. ठीक है, तो ये वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज. तो इस पूरी प्रोसेस को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर लिमिटेशन. So now you can see here the graph emission of radiation from a black body at different temperature. ठीक है, अब यहाँ इस ग्राफ में आप देखोगे कि किस तरह से ये उस रूल को फॉलो नहीं करता, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया.
अगर आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा शायद, कि जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स, ठीक है। और इंटेंसिटी ज़्यादा किसकी होती है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो इंटेंसिटी पर क्या हो जाएगी, उसकी ज़्यादा हो जाएगी। और इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ होनी चाहिए। बट अगर आप इस ग्राफ को देखते हो जो ब्लैक बॉडी के लिए है, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ इस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा, और अगर टेम्परेचर कम है तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम, ठीक है, उस रेडिएशन की। बट मैंने बोला अब अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़। भाई यहाँ आप इंटेंसिटी बढ़ रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, बट यहाँ वेवलेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज़। तो इसको फॉलो नहीं कर पाया था, इसीलिए ये क्या बन गई थी, इसकी लिमिटेशन। बट ब्लैक बॉडी में आप पढ़ते हो कि ये एक गुड एब्जॉर्बर होता है और एक गुड रेडिएटर होता है। तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ पर यानी जाकर वहाँ पे क्या हो जाता है, ये गुड एब्जॉर्बर, और उसके बाद क्या हो जाता है, ये गुड रेडिएटर। अब आप यहाँ देखोगे इस ग्राफ के अंदर कि यहाँ जब आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़। इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़। वेवलेंथ भी बढ़ रही है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, ठीक है। इंटेंसिटी अब क्या हो रही है, डिक्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद अब वो क्या हो गया है, रेडिएटर। बट उसी बॉडी का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो वेवलेंथ पहले तो क्या हो रही है, इंक्रीज़, तो उसी पर ही इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़। बट आफ्टर पर्टिकुलर वेवलेंथ अब वो फिर से क्या बन गया है, रेडिएटर। बट अब आप देखोगे तो इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, वो नीचे और ऊपर वाले में क्या है, कि जो नीचे वाला जो है ग्राफ है ये लो टेम्परेचर पे लिया गया और ये हाई टेम्परेचर पे लिया गया है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे एमिट होने वाली रेडिएशन, ठीक है, एब्जॉर्ब और एमिट होने वाली रेडिएशंस की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी किससे, लो टेम्परेचर पर। क्लियर। सो इस पूरे फिनोमेना को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर। नेक्स्ट हम आप करोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, इट इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस when exposed to light radiation of appropriate wavelength is called photoelectric effect। मीनिंग क्या है, जब आप पर्टिकुलर वेवलेंथ की या फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की कोई भी लाइट, ठीक है, आप किसी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करवाते हो तो उसमें से क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उससे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, उस फिनोमेना को क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आई विल शो यू थ्रू एनिमेशन ऑल्सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यू कैन सी हियर, यहाँ देखो आपने एक मेटल सरफेस लेना है, ठीक है। यहाँ मेटल सरफेस ले लिया है जो आपने एनोड और कैथोड की फॉर्म में लिया हुआ है। तो कैथोड है यहाँ पर, जैसे इसके ऊपर आप लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हो तो लाइट स्ट्राइक करने पर इसमें से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने इसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे उसको क्या बोलोगे आप, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यू कैन सी। बट आप यहाँ एक चीज़ नोट करोगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर वेवलेंथ की लाइट हर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सके। क्यों, क्योंकि आप देखोगे हर मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं वो सेम फोर्स से बाउंडेड नहीं होते हैं, तो आप हर वेवलेंथ को यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई मैंने आपको यहाँ से, भाई आप इस स्टोन को उठा के यहाँ से आपने यहाँ लेके जाना है तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम 40 किलोजूल एनर्जी चाहिए, तभी आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जा सकते हो, ठीक है। तो आपको 40 की बजाय मैं आपको दे देती हूँ 20 किलोजूल एनर्जी। कैन यू होल्ड इट, आप इसको उठा सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 40 किलोजूल, यानी कम से कम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी आपको, 40, बट मैंने आपको कितनी दी, 20, ठीक है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ की, यानी वो जो आपको चाहिए एनर्जी क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ठीक है, उससे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलोगे इसे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर।
यानी आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को ही आप यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हो। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी उस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की, उसे आप क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने आपको बोला जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी 40, बट मैंने दी आपको कितनी 20, तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको 40 की बजाय आपको क्या मिल गई है 60 किलो जूल एनर्जी, क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जब 40 इसकी रिक्वायरमेंट थी मिनिमम, तो 60 में से तो इजीली एमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 40 क्या हो गई अब इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अभी आपने रीड किया यहाँ पर कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। सो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी? इट इज़ द वर्क फंक्शन। ठीक है, आप कैसे डिफाइन करोगे? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यहाँ आपको डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ शो भी कर दिया है। ठीक है, ये मेटल सरफेस है। ठीक है, ये मेटल सरफेस है, यहाँ पर ये लिया हुआ मैंने, उस पर आपने एक पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ को आपने क्या करा, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को आपने क्या करा, उस पर स्ट्राइक करवाया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, एमिट, एंड दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बट यू विल सी हियर वन मोर थिंग, जो एनर्जी होती है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? ई नॉट से। ठीक है, और उसी को आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला था, वही वर्क फंक्शन था, तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। बट सभी को पता होगा जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। ठीक है, एच म्यू, तो म्यू क्या होती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। और आप यहाँ देखोगे जो म्यू फ्रीक्वेंसी है, इसके नीचे भी आपने क्या लगा दिया, नॉट। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। अगर सिंपल एनर्जी आप दिखा रहे हो तो आपने नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे अभी बोला था कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी थी, 40 की। कितनी की रिक्वायरमेंट थी, 40 की। ठीक है, बट आपको मिली कितनी, 20, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं कर पा रहे हो। बट अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैंने आपको कितनी दे दी, 60, ठीक है, 40 की आपको रिक्वायरमेंट थी, तो 40 वाले ने तो क्या करा, 40 यूज़ करके इसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया। बट बाकी जो बची हुई 20 किलो जूल एनर्जी, उसका क्या हुआ, वो एनर्जी किस में यूज़ हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। किस में, काइनेटिक एनर्जी, यानी अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एच म्यू नोट से, ये किसके इक्वल हो गई, टोटल एनर्जी के। ठीक है, ई के। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 40, एक्स्ट्रा जो भी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। टोटल आपने कितनी दी, वो कौन सी है, सिंपल ई। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है, मैंने इसी एक्सप्रेशन को लिखा यहाँ पर, ई यहाँ पे, ये भी क्या है, एच म्यू, एनर्जी तो क्या है यहाँ भी एच म्यू। तो आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जितनी रिक्वायरमेंट थी वो यूज़ कर ली, बाकी जो बची हुई है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? सो यू विल हैव टू लर्न दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो, इट विल कम इन न्यूमेरिकल। सो यू कैन सी हियर दिस एक्सप्रेशन अगेन, आपको ये एक्सप्रेशन लर्न करना है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी आप लिख सकते हो, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, पढ़ा भी था, इस एक्सप्रेशन को भी आपने लर्न करना है। ठीक है, यहाँ जो है म्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, c बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ ये एच म्यू की वैल्यू पुट करके आपको ये सॉल्व किया हुआ है। और आप देखोगे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दे दिया इसने, एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी था। ठीक है, एच म्यू नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो म्यू नॉट क्या हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लैम्डा नॉट क्या हो गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर? सो यू विल हैव टू लर्न अप टू दिस। थैंक यू।